सुप्रभात। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कार्यक्रम में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर अर्चना रॉय फिर से उपस्थित हूँ अपनी कक्षा में उषा शीर्षक कविता के साथ, जिसके कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। कविता का भावार्थ आरंभ करने से पहले हम लोग कवि परिचय देखेंगे। कवि परिचय में देखिए इस प्रकार है। उषा कविता कवि शमशेर बहादुर सिंह, जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी को और उनकी मृत्यु 1993 ईस्वी में। जन्म स्थान है उत्तराखंड के देहरादून में, जहाँ 4 धाम स्थित है उत्तराखंड में। आपको याद होगा 4 धाम। उनके माता का नाम प्रभुदेवी और पिता का नाम तारीफ सिंह है। इनकी प्रमुख कृतियाँ दूसरा सप्तक, ये लाइमलाइट में आए या इनका आप ये कहिए कि प्रकाश में आए दूसरे सप्तक के साथ, जो कि अज्ञे के द्वारा संपादित है। उसमें इन्होंने भी अपनी कविता लिखी सन 1991 ईस्वी में। इनकी कविताएं जो बहुत ही प्रमुख है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि कुछ कविता किनके द्वारा लिखी गई है, तो वह शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखी गई है। तो इनकी कुछ रचनाएं आप देख लीजिए। कुछ कविता 1959 ईस्वी में, कुछ और कविता 1961 ईस्वी में, चुका भी नहीं हूँ मैं 1975 ईस्वी में, काल तुझसे होड़ है मेरी 1982 ईस्वी में। इसके साथ ये और भी कई रचनाएं किए हैं, पर ये जो मुख्य रूप से पूछा जाता है एग्जाम में, उन सबको मैंने इसमें लिखा है और उसका ईस्वी भी बगल में दिया है। ये मुख्य रूप से स्वच्छंद चेतना के, जैसे नागार्जुन, अज्ञे, ये सब जिस प्रकार के कवि थे उसी प्रकार के कवि ये हैं, और उसी विचारधारा के अर्थात स्वच्छंद चेतना के प्रयोगशील कवि के रूप में ये दूसरे तार सप्तक में उदित हुए। इनको कवियों का कवि भी कहा जाता है। और इनकी कविताओं में कुछ ये नहीं कि सिर्फ स्वच्छंद काव्यधारा में आते हैं। इनकी कविता में आपको प्रयोगशीलता, प्रगतिवाद, स्वच्छंदवाद, रूपवाद, नई कविताएं, सबका सम्मिश्रण मिलता है। और सबका सम्मिश्रण करके इन्होंने अपनी सृजनात्मक शक्ति का परिचय दिया है। और इनकी जो रचनाएं हैं, इनके समकालीन जो समालोचक थे, चिंतक थे, वो भी अध्ययन किया करते थे। और वर्तमान में इनकी रचनाओं को समझने का प्रयास वर्तमान कालीन आलोचक, समचिंतक जो भी हैं, वो इनकी रचनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो मुख्य बात ये है कि इसमें आपको याद रखना है कि कवियों के कवि इनको कहा जाता है। ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि कवियों के कवि इनमें से किन्हें कहा जाता है, तो आपको याद रखना है और रचनाओं को ध्यान में रखना है। अब हम लोग आते हैं कविता पे। भावार्थ, कविता का भावार्थ ये उषा है। देखिए, उषा का अर्थ होता है क्या? रात के समाप्त होने के समय और सूर्योदय होने से पहले की जो 2 घंटा 2.5 घंटा की वेला होती है, जो समय होता है, उसको उषा काल कहा जाता है। आप लोग भी जब सुबह में जगते होइएगा तो बहुत देखते होइएगा कि प्रकृति का बहुत ही मनोरम दृश्य उस समय होता है, जिस समय सूर्योदय होने वाला होता है और रात समाप्त होने वाली होती है। यह ऐसा समय है जो गतिशील समय जिसको कहेंगे, गतिशीलता लिए हुए होती है। ऐसा भी नहीं कहेंगे कि रात समाप्त हो गई या सुबह हो गई, नहीं। इन दोनों के बीच की वेला को क्या कहा जाता है? उषा वेला कहा जाता है। उसी उषा वेला का डॉक्टर शमशेर बहादुर सिंह ने बड़ी ही मार्मिकता से, बड़ी सजीवता से, बहुत ही सुंदर शब्दों का चयन करके सजीवता से वर्णन किया है। मतलब उषा का सौंदर्यीकरण किया है। उषा का गतिशील वर्णन इस कविता में उन्होंने किया है। और इसमें जो शब्दों का चयन उन्होंने किया है, उसको ग्रामीण परिवेश से लिया है। तो गांव में तो सुबह, जिसको भोर कहा जाता है, प्रातः कहा जाता है, वह समय और ही सुंदर होता है, और ही सजीव होता है, मन मोहने वाला होता है। उसकी जो सुंदरता है वो अद्भुत होती है। उस समय सबका मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसी सुंदरता भोर, प्रातः काल जिसको कहते हैं, उसका होता है। तो उसी सुंदरता का, उषा की उसी सुंदरता का वर्णन इन्होंने अपने शब्दों में किया है। देखिए, कविता इस प्रकार है। छोटी सी कविता है पर बहुत ही मार्मिक, बहुत आकर्षक, मनमोहक कविता है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ
राख से लिपा हुआ चौका, ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है अभी गीला पड़ा है। देखिए ये कह रहे हैं कि प्रातः काल का नभ जो है वो कैसा है, नीले शंख के जैसे, शंख के जैसे एकदम नीला है। भोर का नभ, नभ आकाश, व्योम, आसमान, ये सब पर्यायवाची है आकाश का। तो यहाँ पे नभ, भोर का नभ मतलब सुबह का, जिसको आप कहेंगे प्रातः काल का आकाश जो है वो कैसा है, नीले शंख के जैसे है। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। राख से लिपा हुआ, पुराने जमाने में क्या होता था कि चौका कहते हैं लिपने को, जहाँ पूजा होती है वहां पे चौका लगाया जाता है। या प्राचीन काल में रसोई घर पक्की नहीं हुआ करती थी, कच्ची मिट्टी का होता था, तो उस पे चौका लगाते थे, उसको लिपा जाता था गोबर से, राख से। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि आकाश ऐसा लग रहा है जैसे कि राख से किसी ने आकाश को लीप दिया है पूरा, मतलब स्लेटी कलर का, ना ज्यादा काला है और न ही सफेद, बीच का स्लेटी कलर का। और राख भी कैसा, अभी गीला पड़ा, लीपने के तुरंत बाद वो थोड़ा कालापन लिए होता है, ज्यादा सूख जाता है तो थोड़ी सी सफेदी उसमें आ जाती है, लेकिन जो जब गीला रहता है तो वो काला रहता है, बिल्कुल डार्क स्लेटी, एकदम स्लेटी कलर जो होता है उस तरह का रहता है। तो इन्होंने क्या कहा है, पहले तो शंख जैसे नीला है और उसके बाद राख से लिपा हुआ जैसे है। बहुत काली सिल जरा से केसर से की जैसे धुल गई हो। बहुत काली सिल, सिल होता है एक काला कलर का पत्थर रहता है, ब्लैक कलर का, उसपे चटनी, अचार, मसाला इत्यादि पीसा जाता था प्राचीन काल में। अब तो मिक्सी यूज करते हैं लोग। और उस पे वो सिल का कलर, आसमान का कलर ऐसा लग रहा है जैसे उस किसी काले सिल पे केसर किसी ने पीसा हो और उसको फिर धो दिया हो, अर्थात काला और हल्का लाल का मिश्रण जैसे लग रहा है। आसमान का कलर चेंज हो रहा है, जैसे जैसे सुबह होने वाली है तो क्या हो रहा है, उसका कलर, आकाश का रंग जो है वो बदल रहा है। कैसे बदल रहा है, बड़ी सूक्ष्मता से इन्होंने वर्णन किया है कि ऐसा लग रहा है जैसे काले सिल पर किसी ने केसर पीस करके उसको फिर धो दिया हो। आप ये कह सकते हैं कि सिल को केसर से रंगा गया हो, धुला गया हो, इस तरह से। स्लेट पर या चाक, खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, या फिर कैसा उन्होंने वर्णन किया है, या फिर ऐसा लग रहा है जैसे स्लेट पे लाल खड़िया चौक, बोर्ड पे लिखने के लिए चौक का इस्तेमाल करते हैं तो उसको खड़िया बोला जाता है। इन्होंने कहा है कि स्लेट पे लाल खड़िया, लाल वाला चौक किसी ने मल दिया हो और उसका रंग जो होता है वही रंग अभी वर्तमान काल के आकाश का है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उन्होंने प्रातः का, भोर का एकदम सजीव वर्णन किया है। अभी शंख जैसे है, अब ऐसे हो गया, फिर अब ऐसे लग रहा है जैसे काला सिल पे किसी ने केसर पीस रखा हो। फिर आगे उन्होंने लिखा है कि स्लेटी कलर पे रेड कलर, लाल कलर के चौक किसी ने कोई मल दिया हो, इस तरह से। आगे नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। कह रहे हैं कि आसमान का रंग अब कैसा हो गया, अब ऐसा लग रहा है जैसे कि नीला जल है, उसमें कोई बहुत ही सुंदर स्त्री जिसका शरीर गौर वर्ण का है वो स्नान कर रही है। उसके शरीर की छटा जो है, उसके शरीर की सुंदरता जो है बाहर से दिखाई दे रही है कि अंदर में कोई गौर कलर की गोरी जैसी सुंदर नारी स्नान कर रही है। यहाँ पे बिंब का वर्णन किया गया कि आसमान नीला है और सूर्य ऐसे दिख रहे हैं जैसे किसी गोरे कलर की जो फेयर स्त्री है वो स्नान कर रही है। तो यहाँ पे आसमान में सूर्य के निकलने को इस तरह से इन्होंने वर्णन किया है कि कैसा लग रहा है कि नीले पानी में गौर वर्ण की स्त्री, गोरी स्त्री, सुंदर स्त्री स्नान कर रही है। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। तो कभी अनुभव करते हैं कि उस समय से जो रंग बदल रहा है आसमान का, आकाश का, तो इनको ऐसे लगता है जैसे कि जादू हो रहा है, अभी ये हो रहा है, अभी वैसा कलर हो गया, फिर इस तरह का कलर हो गया। तो जब सूर्योदय हो जाता है तो लेखक को ये अनुभूति, कवि को ये अनुभूति होती है कि अब सूर्योदय हो गया है, तो जादू जैसे टूट गया। जैसे जादू में आप कुछ खेल देख रहे होते हैं और अचानक से खत्म हो जाता है तो कैसा लगता है कि कुछ बचा नहीं, उसी तरह से कवि भी अनुभव करते हैं कि इतनी देर से जो मैं जादू देख रहा था, जिस पे मैं आकर्षित हो रहा था, मोहित हो रहा था, अब सूर्योदय होने के बाद ऐसा अनुभव किए कवि कि जादू जैसे टूट गया हो। यहाँ पे उपमा अलंकार का
बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। बिंबों का बड़ी सजीव चित्रण किया है। आपने देखा किस किस तरह से बिंब का प्रयोग करके उन्होंने इसमें उषा का सौंदर्यीकरण किया है, मानवीकरण किया है। इसमें एक चीज और कवि अपना विचार रख रहे हैं कि अंधेरी रात को चीरती हुई उषा का जो किरण है वो अब उजाला लेकर आ रही है। इसको एक ग्रामीण जीवन में भी इस तरह से देखा जा रहा है कि ग्राम में जो अंधेरा फैला हुआ है उसको चीरते हुए अब प्रकाश की किरणें आ रही है। तो कई तरह का भाव मन में समेटे हुए कवि ने उषा का सौंदर्यीकरण किया है, मानवीकरण किया है और गतिशीलता के साथ वर्णन किया है। तो आशा करती हूँ कि आपको उषा का भावार्थ समझ में आया होगा। तब तक